So now we move on to the next question, that is 13.3. Account for the following. First question is pKb of aniline is more than that of methylamine. Methylamine is CH3NH2. तो pKb ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एनिलीन की जो बेसिसिटी है वो कम है, क्योंकि बेसिसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb वैल्यूज़. तो एनिलीन इज़ लेस बेसिक देन मिथाइलअमीन. ये क्यों है, इसका हमें रीज़न एक्सप्लेन करना है. तो देखिए, जो बेसिसिटी होती है अमाइंस की, वो होती क्यों है. अगर आपसे पूछा जाए कि CH3NH2 एक बेस है, तो ये बेस क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो किसी भी H पॉजिटिव को वो डोनेट कर सकता है. ठीक है, बेस का पर्पस क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना. तो CH3NH2 किसी भी प्रोटॉन को गेन करने के लिए अपना ये लोन पेयर यूज़ कर सकता है, इसीलिए ये बेसिक है. अब अगर हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में क्या होता है, एनिलीन में जो कि लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन कर रहा है. ठीक है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. तो इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से अब लोन पेयर अवेलेबल तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो एक जगह है ही नहीं. कभी वो बेंजीन रिंग पे है, कभी वो नाइट्रोजन पे है. तो क्योंकि रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए एनिलीन की बेसिसिटी भी कम होती है. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो जो चार्ज है वो ऑर्थो पे जाता है और पैरा पोजीशन पे जाता है, वो कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं आता. और फाइनली यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड, वन सेकेंड, दिस इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव है. तो फाइनली ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो वापस हमें एनिलीन स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पर बेंजीन में जो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन होगी वो चेंज हो चुकी होगी. ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इसमें कि इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज in resonance with the benzene ring, that is why it is less available for donation, that reduces its basicity. ठीक है, तो that first part is done. अब देखिए सेकेंड पार्ट, इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेरेज एनिलीन इज नॉट. अब इथाइल अमीन का केस देखते हैं. व्हाट इज इथाइल अमीन. इथाइल अमीन इज CH3CH2NH2. ये वाटर में सॉल्युबल है. वाटर में जनरली कौन सी चीज़ें सॉल्युबल होती हैं जो वाटर के साथ या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें, ठीक है, या फिर वो आयंस हो. आयंस भी एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल बॉन्डिंग उसमें होती है. तो ये आयंस तो नहीं बनाते, पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है. तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, NH2 और ये हो गया C2H5. तो ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा. और जो वाटर है, वाटर के पास क्या चार्ज होता है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इसके दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है. तो इस तरह से इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसको कहेंगे एक हाइड्रोजन बॉन्ड. वैसे एक और हाइड्रोजन बॉन्ड, अब वाटर का जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से अट्रैक्ट होगा इस तरह से. तो यहां पर मिक्सते हैं NH2 C2H5 और ये हाइड्रोजन फिर आगे ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा वाटर की. तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर, कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है. तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन
C2H5NH2 एंड वाटर। तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो इथाइल अमीन है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट पार्ट इज कि एनिलीन क्यों सॉल्युबल नहीं होता। अब देखो सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एक बात तो ठीक है, पर साथ ही साथ ये वाला जो पार्ट है दिस इज अ नॉन पोलर पार्ट, या इसको बोलते हैं अब दिस इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है। अगर ये बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। यहाँ पर ये 2 कार्बन है, यहाँ पर ये जो बेंजीन है इसमें 6 कार्बन है, तो इट्स अ बिग हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो इतने बड़े हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से भी एनिलीन की सॉल्युबिलिटी कम होती है। सेकेंड चीज़ कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, उसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर नाइट्रोजन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर भी हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, लोन पेयर की वजह से उसके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर पाता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि एनिलीन में जो बेंजीन है वो एक बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वाटर रिपेलिंग पार्ट है, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी जो वाटर में वो कम होती है। अब थर्ड पार्ट, मिथाइल अमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मिथाइल अमीन क्या होता है, CH3NH2। तो थर्ड पार्ट में CH3NH2 जो है पानी में फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपको मैं पूछूं कि अमोनिया और वाटर में ज़्यादा बेसिक कौन है, तो बेसिकली अमोनिया वाटर से थोड़ा ज़्यादा बेसिक होता है। ओके, अब अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन को हटा के मैं CH3 ग्रुप लगा दूं तो CH3 कैसा है, इट्स ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को और भी बढ़ाते हैं। इसका मतलब CH3NH2 अमोनिया से ज़्यादा बेसिक है। तो अगर अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होगा ये, तो ऑब्वियसली अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर को एज एसिड काम करना पड़ेगा और ये एज अ बेस काम करेगा। तो बेस क्या करता है, एसिड से H पॉजिटिव निकाल लेता है, तो ये बनाएगा CH3NH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव रह जाएगा। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन बहुत अच्छा रिएक्शन है और ये बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखता है, नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड जाने पे जो स्पीशीज़ बन रही हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, पर स्टिल इस रिएक्शन में OH नेगेटिव आयंस जनरेट होते हैं। अब FeCl3 जो आपने फेरिक क्लोराइड डाल रखा है पानी में, ये किस में आयनाइज होगा, Fe3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव में। अब ये जो Fe3 पॉजिटिव है ये इस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 OH नेगेटिव गिव्स यू Fe2O3.3H2O हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये रीज़न है। तो सारा का सारा इसकी बेसिसिटी और एसिडिटी पे डिपेंड करता है। अब इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कि ऑल्दो एमिनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जो NH2 ग्रुप है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स को या तो ऑर्थो पे भेजता है या फिर पैरा पोजिशन पे भेजता है। पर एनिलीन की जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो होता है NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव इसके अकॉर्डिंग तो ऑर्थो और पैरा पे ही जाना चाहिए, पर वहाँ पर एक सब्सटेंशियल मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। तो मेटा पे क्यों जा रहा है नाइट्रो, अगर NH2 ग्रुप सिर्फ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है। देखिए NH2 ग्रुप की ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस की वजह से है। तो NH2 के पास ये जो लोन पेयर है ये जब रेजोनेंस करता है तो फाइनली आपको पता है चार्ज कहाँ जाता है, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे जाता है और पैरा पे जाता है। इन्हीं 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है। अब अगर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना हो
इलेक्ट्रोफाइल पे होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करना चाहेगा? जहाँ पर उसको नेगेटिव चार्ज ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या ये पैरा पोजीशन पे जाएगा। इसीलिए NH2 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। पर जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो होता क्या है? नाइट्रेशन हम करते हैं किसकी प्रेजेंस में? HNO3। तो जो आपके पास NH2 है, एनिलीन एक बेस तो है, थोड़ा वीक ही सही पर स्टिल इट्स अ बेसिक कंपाउंड। इसको जब आप HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे नाइट्रेशन के लिए तो कुछ रिएक्शन एसिड बेस भी हो जाता है। मतलब कुछ तो नाइट्रेशन हो जाएगी पर कुछ सिंपल एसिड बेस रिएक्शन भी होगा, क्योंकि HNO3 एक एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन में कुछ अमाउंट ये भी बनता है NH3 पॉजिटिव। अब ये जो आपका NH3 पॉजिटिव है ये कैसा है? इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कैसा है ये? डीएक्टिवेटिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इन रिएक्शन के लिए अब ये डीएक्टिवेटिंग काम करेगा, और डीएक्टिवेटिंग होगा तो कैसा डायरेक्टिंग होगा? ये मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहां पर भेजते हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को? मेटा पोजीशन पे। तो इस NH3 पॉजिटिव की वजह से ही अब जो नाइट्रेशन होगी उसमें NO2 कहां जाएगा? मेटा पोजीशन पे अटैच होगा, ठीक है। तो इसकी जब फर्दर नाइट्रेशन की जाएगी अब, तो आपके पास यहां मेटा पोजीशन पे NO2 अटैच होगा और फाइनली ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली NH3 पॉजिटिव इज हाईली अनस्टेबल। तो हम बोल सकते हैं कि द एनिलीन गेट्स प्रोटोनेटेड, ठीक है। आपको क्या लिखना है? एनिलीन गेट्स प्रोटोनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड टू गिव एनिलीनियम आयन। दिस इज एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन is a meta directing. This NH3 positive is a meta directing group. That is why the incoming NO2 will be attached at the meta position. अब next is fifth question. Aniline doesn't undergo Friedel-Crafts reaction. तो Friedel-Crafts reaction क्यों नहीं शो करती है एनिलीन? इसका रीज़न भी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ में ही है कि ये बेसिक होता है। देखिए Friedel-Crafts रिएक्शन में करना क्या है? जो कैटलिस्ट होता है Friedel-Crafts में वो होता है आपका AlCl3 या FeCl3, मतलब कोई ना कोई लुईस एसिड ही होता है, और एनिलीन क्या है? बेस। तो ये AlCl3 एज अ कैटलिस्ट काम करने की जगह पे क्या करता है? कभी कभी एज अ एसिड रिएक्ट कर जाएगा, तो ये एसिड बेस रिएक्शन ही हो जाएगा इनके बीच में, और एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनेगा? सॉल्ट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा NH2। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जाके इस एल्यूमिनियम को दे देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो NH2 पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर AlCl3 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो सॉल्ट बनता है इसकी बनने की वजह से अब आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि Friedel-Crafts में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, और ये जो NH2 पॉजिटिव यहाँ पर हो गया, अब ये विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, डीएक्टिवेटिंग। तो दिस मॉलिक्यूल इज नाउ डीएक्टिवेटेड। किसके लिए डीएक्टिवेट हो गया? फॉर SCAR, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये डीएक्टिवेट हो चुका है, इसीलिए Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं शो करता। अब देखिए 6 पार्ट, डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। इसका मतलब है कि डायजोनियम जब एरोमेटिक से बनाते हो, दैट इज AR N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव X नेगेटिव, तो ये स्टेबल होता है। पर जब आप एलिफेटिक से बनाते हो तो ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब एरोमेटिक ग्रुप लगा होगा, बेंजीन लगा होगा, तो वो स्टेबल होगा, पर यहाँ पर जब R ग्रुप लगा होता है वो अनस्टेबल होता है। इसीलिए आपने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब हम सिंपल RNH2 को
ट्रीट कर रहे थे HNO2 के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो सीधा ROH बन जा रहा था जब आप सेकेंड स्टेप में वाटर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका ये जो RN2X नेगेटिव बनता है ये अनस्टेबल होता है। अब इसका रीज़न भी इसकी डीलोकलाइजेशन में है। जब आपके पास यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव बनेगा और ये बेंजीन है, तो ये जो डबल बॉन्ड है बेंजीन का ये यहाँ पर शिफ्ट करता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में है ट्रिपल सिंगल डबल, ठीक है। तो पाई सिंगल पाई कॉन्जुगेशन है, तो ये डबल बॉन्ड ऊपर मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे क्या रहेगा, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, क्योंकि एक बॉन्ड चला गया तो एक बॉन्ड आ गया, तो इसके तो 4 ही हैं, मेंटेन्ड है, ठीक है। पर यहाँ से जब बॉन्ड शिफ्ट होगा बेंजीन से, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एडिशनल आ जाएगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर जंप करेगा। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट कॉन्जुगेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अब यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, फिर अगले स्टेप में ये डबल बॉन्ड यहाँ जंप कर जाएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, और फाइनली ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस यहाँ जंप करेगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ आ जाएगा और आपको इनिशियल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें होता क्या है, जो एरोमेटिक अमाइंस के डायजोनियम कंपाउंड बनते हैं, डायजोनियम आयंस बनते हैं, इनमें जो चार्ज है दैट इज़ डीलोकलाइज्ड, रेजोनेंस हो रही है। तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से, रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। पर यहाँ पर अगर हम R लगा दें बेंजीन की तरह, तो इस तरह की कोई रेजोनेंस नहीं हो सकती, तो इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं और डिकम्पोज कर जाते हैं और नाइट्रोजन गैस लूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमीन्स। अब गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन ही क्यों यूज़ किया जाता है प्राइमरी अमीन्स को बनाने के लिए, या आप बोल सकते हैं कि उससे प्राइमरी अमीन्स ही बनती हैं। देखो, किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन है, आपका अगर रिएक्टेंट है A+B, बनाना चाहते हैं आप सिर्फ C, पर बन रहा है साथ में D भी बन रहा है, E भी बन रहा है, तो ये तो बाई प्रोडक्ट्स हो गए ना जो आपके रिएक्टेंट को वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ C बनाना था, तो आप उसी रिएक्शन को प्रेफर करोगे जो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ बना रहा हो जो आप चाहते हैं। जो बाई प्रोडक्ट्स हैं या साइड रिएक्शंस हैं वो मिनिमम बनने चाहिए या बनने ही नहीं चाहिए। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही बनाता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री बनते ही नहीं है। अगर वो बनेंगे ही नहीं तो साइड रिएक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे। तो अगर बनना है तो सिर्फ 1 डिग्री बनेगा, इसीलिए ये 1 डिग्री बनाने के लिए एक प्रेफर्ड रिएक्शन माना जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, दैट गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस results in the formation of 1 degree amine only and no 2 degree or 3 degree amines are formed as a byproduct. That is why it is one of the most preferred reaction for the synthesis of primary amines. Okay, so that completes the question number 3.